भीमबेटका यानी भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणीय विश्व प्रसिद्ध स्थल है जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि ये चित्र पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच के हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भोपाल पहुंचने के लिए वायु, रेल और सड़क मार्ग का सहारा लिया जा सकता है और उसके बाद भीमबेटका आप सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। इस स्थल की खोज वर्ष 1957-58 के बीच विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के एक पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर विष्णु वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल द्वारा अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। भीमबेटका तथा उसके आसपास की पहाड़ियां प्राकृतिक जल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहाड़ी के दूसरी ओर वर्तमान बेतवा नदी का विशाल कछार मैदान दिखाई देता है। भीमबेटका तथा इसके आसपास की पहाड़ियों के उत्तर में प्रवाहित जल स्रोतों का समागम बेतवा नदी में ही होता है, जबकि पहाड़ों की दक्षिणी ओर की जलधाराएं नर्मदा नदी में जाकर मिलती हैं। नदियों के अतिरिक्त भीमबेटका के दक्षिण पूर्व में एक नाला बहता है जो जामुन झीरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ बाणगंगा, गुप्तगंगा तथा पंडापुर नामक 3 सदाबहार झरने हैं जो स्थानीय निवासियों द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हरितिमा भरे सघन वन से धरती की छाती से बाहर निकले हुए इस विशाल बलुआ पत्थर में प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं के 5 समूह हैं। भीमबेटका की गुफाओं की विशेषता यह है कि यहाँ की चट्टानों पर हजारों वर्ष पूर्व बनी चित्रकारी आज भी मौजूद है। इन गुफाओं की संख्या करीब 500 बताई जाती है। तो हम भी निकल पड़े ऐसे अद्भुत प्रागैतिहासिक स्थल को आत्मसात करने। इस यात्रा को संभव बनाया हमारे रीवा के पुराने मित्र, भोपाल प्रशासन में एसडीओ रवि शुक्ला और आकाशवाणी भोपाल में कार्यक्रम अधिशासी कृष्णपाल सिंह के संग साथ ने, जिन्होंने अपने चुटीले संवादों से इस सफर को जीवंत बनाए रखा। भीमबेटका से थोड़ा पहले एक रेस्टोरेंट मिलता है, क्योंकि पता चला कि भीमबेटका में कुछ नहीं मिलता और पूरा परिसर घूमने के लिए 3-4 घंटे भी कम पड़ते हैं। इसलिए यदि आप वहां जाएं तो इस रेस्टोरेंट में कुछ खा पी लें और ज़रूरत के हिसाब से पानी की बोतलें भी ले लें। इस रेस्टोरेंट में हमने हल्का नाश्ता किया, झूले का भी आनंद लिया, फिर आगे बढ़े। लीजिए, अब हम पहुंच गए भीमबेटका। भीमबेटका शैलाश्रय, इसमें कई शैलाश्रय हैं और ये बताया जाता है कि लगभग इस पे जो चित्रकारी की गई है वो प्रागैतिहासिक काल की है और इसमें लगभग 30,000 साल पुरानी चित्रकला भी देखने को मिलती है, जिसमें प्रकृति, मनुष्य, पशु पक्षी सभी चित्रित किए गए हैं। अद्भुत है ये गुफा और इसे देख के ऐसा लगता है कि हम अपने प्रागैतिहासिक काल में कितने
कला संपन्न थे और कितना कुछ हमने विकास के दौड़ में रह के बहुत कुछ हमने खोया है। तो इन प्राकृतिक शैलाश्रयों को देखकर जो बताते हैं कि हज़ारों लाखों साल पुराने ही बताते हैं, और उसको देख के ऐसा लगता है कि हम एक उस जीवन में पहुंच गए हैं जो हमारी कल्पना के परे है। भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला और मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए लोकप्रिय हैं। गुफाओं की सबसे प्राचीन चित्रकारी लगभग 12,000 साल पुरानी मानी जाती है। इन गुफाओं की तस्वीरें प्रायः खनिज रंगों में हैं, जो मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफ़ेद रंग से मिलती हैं, पर कहीं कहीं पीले और हरे रंग के बिंदुओं का भी प्रयोग दिखाई देता है। इन चित्रों के विषय मुख्य तौर पर दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, जो हजारों साल पहले की जीवन शैली को दर्शाती हैं। इनमें शिकार, पशु पक्षी, युद्ध, सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति तथा प्राचीन मनुष्यों के रहन सहन और दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े विषय प्रधान हैं। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इन शैल चित्रों में असंख्य परतें हैं, जिनका संबंध उत्तर पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से लेकर पूर्व ऐतिहासिक काल, परवर्ती ऐतिहासिक काल और मध्य युगीन काल से जुड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के सर्वाधिक प्राचीन चित्र मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। ये उत्कृष्ट चित्र दुरूह ऊंचाइयों पर बने शैलाश्रयों की छत में अंकित हैं। यहाँ के अन्य पुरावशेषों में लघु स्तूप, प्राचीन किले की दीवार, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्त कालीन अभिलेख, शंख अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष महत्वपूर्ण हैं। भीमबेटका नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपने राज्य से निर्वासित होने के बाद पांडव यहाँ आए थे और इन गुफाओं में रहे भी थे। बड़ी बड़ी भीमकाय चट्टानों के बीच पांडव भीम के विशालकाय शरीर के अनुरूप बैठने के स्थान बने हुए हैं। पांडवों से इसे जोड़ने के पक्ष में एक अन्य प्रमाण ये दिया जाता है कि इन गुफाओं के आसपास के कुछ स्थानों के नाम पांडवों के नाम से मिलते जुलते हैं। जैसे एक गांव पांडापुर के नाम से जाना जाता है और भियापुरा को भीमपुरा का ही विकृत रूप माना जाता है। पास में ही लखा जुहार नाम का एक वन भी है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये पांडवों का लाक्षागृह था। हालांकि ये दावे कितने प्रामाणिक हैं, इस पर कोई शोध अभी तक हो नहीं पाया है। बहरहाल इन चट्टानों पर मैं भी बैठा और मेरे इस अनमोल सफर के साथी रवि शुक्ला और कृष्णपाल सिंह ने भी यहाँ बैठकर तस्वीरें खिंचवाई। भीमबेटका में 600 शैलाश्रय पाए गए हैं, जिनमें 275 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित हैं। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक ये स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। भीमबेटका क्षेत्र में प्रवेश करते हुए शिलाओं पर लिखी कई जानकारियां मिलती हैं। भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से भीमबेटका के चारों ओर विंध्य पर्वतमाला की संरचना समनैतिक यानी होमोक्लिनिकल स्ट्रक्चर है, जो उसके दक्षिण पूर्वी भाग में क्वेस्टा ढाल यानी क्वेस्टा स्कार्प्स का निर्माण करती है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। भीमबेटका गुफा परिसर में एक दूसरे से पृथक
ऊर्ध्वाधर टॉर यानी वर्टिकल टॉर्स की एक श्रृंखला है। ये अपक्षयित टॉर यानी वेदर टॉर्स दूर से दर्शकों को मध्ययुगीन जीर्ण शीर्ण किलों के रूप में दिखाई देते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भीमबेटका और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र की अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स मैहर बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। नवीनतम अपर्दी जिरकॉन के काल निर्धारण यानी डेट्राइटल जिरकॉन डेट से पता चलता है कि ये बलुआ पत्थर कम से कम लगभग 548 मिलियन वर्ष पुराना है। बलुआ पत्थर मुख्य रूप से मध्यम से महीन दानेदार हैं जो व्यापक समतल और द्रोणिका क्रॉस तिर्यक संस्तरण यानी ट्राफ क्रॉस बेडिंग को प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक अध्ययन से संकेत मिलता है कि पिछले कुछ करोड़ वर्षों से चली आ रही वायुवीय प्रक्रिया यानी विंड एक्शन और वर्षा जल से क्षरण द्वारा इन आश्रयों और गुफाओं वाले पृथक ऊर्ध्वाधर टॉर यानी वर्टिकल टॉर का निर्माण हुआ है। चट्टानों में मौजूद शैल तल और दरारों ने प्राकृतिक अभिकरणों को मैहर बलुआ पत्थर के व्यापक अनावरण से इन टॉर को तराशने का रास्ता तलाशा होगा। इन दरारों और परतों से बारिश के पानी के रिसने से ही इन गुफाओं और शैलाश्रयों का निर्माण हुआ। अनुमान है कि इन शैलाश्रयों की अंदरूनी सतहों में उत्कीर्ण प्याले नुमा निशान 1 लाख वर्ष से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। इनमें दैनिक जीवन की घटनाओं से लिए गए विषय चित्रित हैं जो हजारों वर्ष पहले के जीवन को दर्शाते हैं। यहाँ उत्कीर्ण चित्र मुख्यतः संगीत, नृत्य, आखेट, घोड़ों और हाथियों की सवारी, आभूषणों को सजाने तथा शहद जमा करने को लेकर हैं। इनके अलावा कुत्ते, बाघ, सिंह, जंगली सूअर, हाथी और घड़ियाल जैसे जीव भी इन तस्वीरों में चित्रित हैं। कई स्थानों पर यहाँ की दीवारों पर धार्मिक चिन्ह भी पाए गए हैं जो तत्कालीन समय में लोकप्रिय थे। एक प्रकार से भीमबेटका के प्रागैतिहासिक मनुष्य के बौद्धिक विकास का कालक्रम विश्व की दूसरी पुरानी सभ्यताओं से हजारों वर्ष पूर्व का है। इस दृष्टि से इस स्थान को मानव विकास का आरंभिक स्थान भी कह सकते हैं। सभी शैलाश्रयों में तो जाना संभव नहीं हुआ, पर उनमें से कुछ में हम गए और वहां की जानकारी जुटा लाए। चलिए आपको भी ले चलते हैं इन अद्भुत शैलाश्रयों में। ये है शैलाश्रय क्रमांक 1। इस शैलाश्रय को भीमबेटका के खोजकर्ता श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा F23 नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई जमीन से 20 मीटर है, जो कि एक संकीर्ण आधार पर अनिश्चित सा संतुलन बनाए हुए है। यहाँ सन 1973 से 1976 तक लगातार 4 सत्रों में पुरातात्विक उत्खनन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से अशिवलियन काल 15 लाख वर्ष पूर्व के अंतिम चरण से लेकर मध्य पाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सबसे निचले स्तर से हस्तकुठार, कुल्हाड़ी आदि पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस शैलाश्रय में कुछ ही चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। शैलाश्रय की छत पर बाह्य रेखा में निर्मित 2 हाथियों का चित्र है, जिसमें छोटे हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा है, जिसके एक हाथ में अंकुश तथा दूसरे हाथ में भाला है तथा कमर में तलवार बंधी है। इसमें दोनों हाथियों के दांत काफी लंबे दिखाए गए हैं। अब चलते हैं शैलाश्रय क्रमांक 2 की तरफ।
इस शैलाश्रय की ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। इसके चित्र प्राकृतिक कारणों से धुंधले पड़ गए हैं। यहाँ 46 आकृतियों की पहचान की गई है, जिनमें मानव आकृतियां, जानवर तथा कुछ ऐसे चिन्ह भी हैं जिनकी ठीक से पहचान नहीं हो पाई है। इस शैलाश्रय का सबसे सुस्पष्ट चित्र एक घुड़सवार का है, जिसे दीवार के बीच में देखा जा सकता है। ये रहा शैलाश्रय क्रमांक 4। इस अर्धवृत्ताकार शैलाश्रय की ऊंचाई 3.4 मीटर तथा आगे की तरफ का क्षेत्रफल 14 मीटर गुणा 6.2 मीटर है, जिसका चिकना एवं ढलवां फर्श जमीन से लगभग 3.3 मीटर ऊंचा है। इस गुफा का नामकरण डॉक्टर वाकणकर द्वारा जू रॉक अर्थात चिड़ियाघर रखा गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का सजीव चित्रण मिलता है। इस शैलाश्रय में कुल 453 आकृतियां बनी हैं, जिनमें से 16 प्रजाति के 252 जानवरों की आकृतियों का चित्रण है। इसमें 90 मानवाकृतियों का भी अंकन है, जो विभिन्न क्रियाकलापों में दर्शाए गए हैं। इसके अलावा 2 गिलहरियों, 1 चिड़िया यानी मुर्गा, 6 नियोजित अलंकरण, शंखलिपि में 1 अभिलेख तथा 99 अन्य आकृतियां बनी हैं। इस शैलाश्रय में आकृतियां 10 स्तरों में एक के ऊपर एक बनी हैं। अधिकांश आकृतियां प्रागैतिहासिक काल की हैं, लेकिन कुछ आकृतियों का चित्रण 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद हुआ है। अब चलते हैं शैलाश्रय क्रमांक 6 की तरफ। ये पूर्वाभिमुख शैलाश्रय आकार में बहुत ही छोटा एवं संकरा है, जिसमें सफेद रंग से जानवरों का बहुत ही वास्तविक चित्रण किया गया है। यह चित्रण 3 सतहों में मौजूद है। सबसे प्रारंभिक सतह, जो कि सबसे नीचे है, उसके चित्र धुंधले पड़ गए हैं। ये चित्र शैलाश्रय के दाएं भाग में लाल रंग से देखे जा सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं शैलाश्रय क्रमांक 8 की तरफ। इस शैलाश्रय में एक मुख्य कक्ष है तथा पश्चिम दिशा में एक छोटा प्रकोष्ठ है। बड़ा कक्ष 2 तरफ से बंद है तथा इसकी ऊंचाई भी कम है। इसकी छत पर कुछ चित्र बने हैं, जो कि समय के साथ धुंधले पड़ चुके हैं। इनमें कवच पहने सैनिकों और घुड़सवार सेना के चित्र हैं। शैलाश्रय की छत पर लाल गेरुआ रंग तथा सफेद रंग के चित्र देखे जा सकते हैं। सफेद रंग के चित्र प्राचीन हैं, क्योंकि लाल रंग के चित्र उनके ऊपर किए गए हैं। भीमबेटका आदिकाल से मानव की निवास स्थली रही है। मानव के विकास क्रम को जानने के उद्देश्य से यहाँ अनेक पुरातात्विक उत्खनन किए गए हैं। इन विभिन्न उत्खनन के परिणाम स्वरूप इनके सांस्कृतिक क्रम को प्रकाश में लाया गया है। सर्वाधिक निचले स्तर से निम्न पुरापाषाण काल 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व के अवशेष, जिनमें गोल चिकने पाषाण उपकरण मुख्य हैं तथा इसके ऊपर एशुलियन जमाव का एक स्तर प्राप्त हुआ है। इन 2 स्तरों के मध्य आवास के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। मध्य पुरापाषाण काल 40,000 से 20,000 वर्ष पूर्व के स्तर से प्राप्त अधिकतर उपकरण प्रस्तर फलक पर न बनाकर प्राकृतिक रूप से समतल पाषाण का प्रयोग कर बनाए गए हैं। उच्च पुरापाषाण काल 20,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के उत्खनित स्तरों से प्राप्त उपकरणों में मुख्यतः छोटे एवं बेलनाकार ब्लेड की प्रचुरता है। मध्य पाषाण काल 10,000 से 2,500 वर्ष पूर्व में मानव द्वारा सिलिका युक्त पाषाण जैसे चर्ट तथा चाल्सीडोनी से निर्मित लघु उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में भीमबेटका की लगभग सभी गुफाओं एवं शैलाश्रयों में मानव निवास कर रहा था, जिससे यहाँ जनसंख्या की बहुलता का प्रमाण मिलता है। मध्य पाषाण युगीन लोग अग्नि का नियमित उपयोग करते थे, जिसकी पुष्टि यहाँ से प्राप्त राख, कोयला
एवं जली हुई हड्डियों से होती है। लोग शैलाश्रय की सतह सपाट प्रस्तर खंडों से एवं विभाजन अनगढ़ पत्थरों की दीवार बनाकर किया करते थे। धातु की खोज तथा ताम्र एवं लौह तकनीक के विकसित होने के पश्चात आखेटक जीवन जीने वाला गुफा मानव धीरे धीरे समतल मैदानों में खेती करने वाला कृषक बनने लग गया था। मध्य पाषाण काल 10,000 से 2,500 वर्ष पूर्व में शवों को गुफाओं के भीतर निवास स्थल पर ही दफनाने की प्रथा थी। शव को सीधे अथवा मोड़कर लिटाया जाता था, जिसका सिर अधिकतर पूर्व की ओर अथवा कभी कभी पश्चिम की ओर भी रख दिया जाता था। शव के साथ दफनाई जाने वाली वस्तुओं में मुख्य रूप से पीसने तथा घिसने के लिए प्रयुक्त होने वाले पत्थर, सींग, हड्डियों के उपकरण तथा हेमेटाइट के टुकड़े प्राप्त होते हैं। अधिकांश शव जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही प्राप्त हुए हैं। लाखों वर्ष पूर्व समापिथिकस मानव के उद्भव के उपरांत ऑस्ट्रेलोपिथिकस और उसकी उपप्रजातियां अस्तित्व में आईं। पत्थरों के निरंतर प्रयोग के परिणाम स्वरूप आदि मानव का हाथ विकसित अवस्था में आया। अतः होमो हैबिलिस मानव के काल से मानव अधिक परिष्कृत एवं उन्नत उपकरण बनाने में सक्षम हुआ। क्रमिक विकास के अगले चरण में मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी में हुए परिवर्तन के चलते मानव पूर्ण रूप से सीधा खड़ा होकर चलने लगा। इस होमो इरेक्टस मानव ने पाषाण उपकरणों को तराश कर उनमें सुधार किया तथा अग्नि जलाने की विधि का आविष्कार कर नए युग में पदार्पण किया। इसके उपरांत मानव के अधिक विकसित स्वरूप होमो सेपियंस ने उपकरणों के साथ ही भाषा को भी परिष्कृत किया। शैलाश्रयों में निवास करने वाले इस मानव ने पत्थर, हड्डी, काष्ठ तथा शैल चित्रकला में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। न्यानट स्थल मानव तथा वर्तमान होमो सेपियंस मानव ने सभ्यता के विकास में द्रुत गति से योगदान दिया। मानव के विकास की जीवन यात्रा की कुछ झलकियां भीमबेटका में देखी जा सकती हैं। भीमबेटका में मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक का शैल चित्रण मिलता है। यह चित्रण मानव के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के क्रमिक विकास को दर्शाता है। आरंभिक चरण के शैल चित्रों में मानव तथा पशु आकृतियों का चित्रण रेखाओं के माध्यम से किया गया है। मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों में शिकार के दृश्य चित्रित करने वाला मानव संभवतः शिकारी रहा होगा। अधिकतर आखेट के दृश्य मध्य पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल के आरंभिक चरणों के हैं, जबकि हाथी घोड़े की सवारी तथा युद्ध आदि के दृश्यों को अधिक परिष्कृत रूप में चित्रित किया गया है, जिनका संबंध ऐतिहासिक काल से है। शैल चित्रों में प्रयुक्त रंग स्थानीय रूप से प्राप्त खनिज जैसे गेरुआ रंग हेमेटाइट से एवं सफेद रंग चूने से बनाया जाता था। चित्रकारी के लिए प्रयुक्त विभिन्न खनिज रंगों के उपयोग के प्रमाण भीमबेटका में हुए विभिन्न उत्खनन से भी प्राप्त हुए हैं। चित्रकारी हेतु खनिज रंग के साथ साथ जल, पशुओं की चर्बी तथा पेड़ों से प्राप्त प्राकृतिक गोंद का भी प्रयोग किया गया है। जल एवं अन्य द्रव्यों की उपस्थिति में खनिजों के ऑक्सीकरण क्रिया के परिणाम स्वरूप ये रंग पत्थर की सतह पर अच्छी तरह जम जाते हैं।
चित्रकारी से पूर्व पाषाण की सतह को किसी प्रकार से लीप कर, घिसकर या चिकनी करके तैयार नहीं किया गया है। चित्रण करने के लिए मानव ने कूंची के रूप में उंगली, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कोमल रेशों तथा बालों का प्रयोग किया होगा, जो असमतल एवं खुरदुरी पाषाण सतह पर आसानी से चल सकते थे। ऊंचे स्थानों पर चित्र बनाने के लिए कलाकारों द्वारा संभवतः पेड़ों की शाखाओं अथवा किसी प्रकार के मचान का प्रयोग किया गया होगा। कहीं कहीं ऊंची सतहों पर चित्रण करने के लिए शैलाश्रयों में प्राकृतिक रूप से बाहर निकले चबूतरों का प्रयोग भी किया गया होगा, जो कि अब गिर चुके हैं। कभी कभी बाद के कलाकारों द्वारा पहले से ही चित्रित सतह को साफ किए बिना ही चित्रण के लिए उपयोग में लाया गया होगा। भीमबेटका के बहुत से शैलाश्रयों में इस प्रकार का एक के ऊपर एक विभिन्न प्रकारों एवं कालों का चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ इस प्रकार की चित्रकारी की अधिकतम 15 चित्रित सतहें दर्ज की गई हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय अर्धवृत्ताकार हैं तथा इसका एक विशाल भाग बाहर की ओर निकला हुआ है। इस शैलाश्रय में कुल 453 आकृतियां चित्रित हैं, जिनमें से 252 आकृतियां 16 प्रजातियों के विभिन्न पशुओं की हैं। यहाँ से प्राप्त बहुल मात्रा में वास्तविक एवं भव्य पशु आकृतियों के चित्रण के कारण ही इसे जंतु शैलाश्रय भी कहा जाता है। पशु आकृतियों के अतिरिक्त विभिन्न क्रियाकलापों में लिप्त 90 मानव आकृतियां, एक चिड़िया, 6 अलंकरण, 2 आयत, शंखलिपि में एक अभिलेख तथा 99 क्षतिग्रस्त आकृतियां भी इस शैलाश्रय में चित्रित हैं। यहाँ मध्य पाषाण काल के कुछ चित्रणों के अतिरिक्त अधिकतम चित्र ताम्राश्म काल तथा ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। एक के ऊपर एक 10 से अधिक बार विभिन्न कालों में किए गए चित्रण के कारण ही शैलाश्रय के महत्व के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ऐतिहासिक काल के चित्र मुख्यतः शैलाश्रय में दाएं और गेरुआ रंग से चित्रित हैं। रेखा चित्र में पैदल सैनिकों को हाथ में बड़ी तथा सीधी तलवार और दल के साथ चित्रित किया गया है। भीमबेटका में हाथी दरवाजा आदि मानव के हाथों के शिलाचित्र सबसे पहले मिले। यहाँ पत्थरों में भी कई प्रकार की आकृतियां देखने को मिल जाती हैं। अब इसे देखिए। पत्थरों की प्राकृतिक आकृति कछुए के समान है, जहां एक कछुए पर दूसरा कछुआ बैठा प्रतीत होता है। ये 2 मानव आकृतियां पुरुष और स्त्री की और अन्य जानवरों की आकृतियां तो अनेक स्थानों पर दिखती हैं। ये चट्टानें विस्मित कर डालती हैं। घने जंगलों में चारों ओर हरियाली और चट्टानी भूभागों तथा पथरीली चोटियों के बीच छिपी प्राचीन परिसरों की रक्षा करती ऊंची चट्टानों के बीच स्थित भीमबेटका की गुफाएं, ओफ, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इन चित्रों के अध्ययन से प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य के कार्यों, उसके वस्त्रों, पशुओं और रोजमर्रा की जिंदगी के अनेक दुर्लभ पहलुओं की जानकारी मिल जाती है। ये चित्र प्रागैतिहासिक मनुष्य की खानाबदोश जीवन शैली से लेकर उसके समुदायों में परिणत होने और
एक जगह टिक कर रहने की कृषि जीवन आधारित शैली को समझने में बहुत सहायक हैं। भीमबेटका केवल अपनी गुफाओं और शैल चित्रों के कारण ही विस्मित नहीं करता। इनके अलावा भी यहाँ असंख्य पुरातात्विक अभिलेख हैं जिनकी खुदाई की गई है। शैल कला और शैलाश्रयों के अलावा भीमबेटका में भग्न दुर्ग की दीवारें, लघु स्तूप जैसे अनेक ऐसे अवशेष भी मिले हैं जो इस क्षेत्र में मौर्य शुंग शासनकाल में बौद्ध प्रभाव को दर्शाते हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए बिस्तर बौद्ध सन्यासियों के प्रतीत होते हैं। यहाँ अनेक अभिलेख भी पाए गए हैं जो शुंग, कुषाण और गुप्त काल से संबंधित हैं। शंख लिपि के अभिलेख भी यहाँ देखने को मिलते हैं जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। यहाँ परमार काल से संबंधित एक मंदिर के कुछ स्थापत्य खंड भी देखने को मिले हैं। भीमबेटका एक प्राकृतिक कलावीर थी, पुरातात्विक खजाना, सांस्कृतिक धरोहर और मानव इतिहास का ऐसा बहुमूल्य ऐतिहासिक अभिलेख है जिसके पदचिन्ह समय की रेत पर दूर तक पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि लगभग 15,000 वर्ष पूर्व का प्रागैतिहासिक मनुष्य अपने आराम और सुविधा के लिए प्राकृतिक तत्वों को धीरे धीरे अपने अनुकूल बनाना सीख रहा था। इसी की झलक भीमबेटका के शैलाश्रयों में व्यापक रूप से देखने को मिलती है। जब हम भीमबेटका पहुंचे थे तब भी आसमान पर सघन बादलों ने डेरा जमाया हुआ था, और अब जब हम भीमबेटका से लौटने को हुए तो वही बादल बरसने को आतुर दिख रहे थे। वैसे यहाँ कुछ देर और रुकने की इच्छा थी, पर बरसने को आतुर दिख रही वर्षा रानी की मंशा भांप हमें वहां से निकलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे संकेत वहां के सुरक्षा प्रहरी भी सीटी बजाकर पर्यटकों को निरंतर दे रहे थे, क्योंकि बारिश होने पर वहां कहीं छिपने की जगह भी नहीं थी। शाम का धुंधलका फैलने लगा था। हम वहां से वापस लौट रहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे हम सुदूर कहीं अतीत की अनंत यात्रा कर लौटे हैं, जहां हजारों वर्ष पूर्व इन गुफाओं में वास करने वाले मनुष्य के मानस और कार्यों के दृष्टा होने का एक अनिर्वचनीय सुख भी हासिल हुआ है।